हे एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमने कल एमसीक्यू पढ़ लिए थे। आज हम पूरा का पूरा एग्रोनॉमी का रिवीजन करेंगे। आप अच्छे से बने रहिए और एग्जाम की अभी तारीख नज़दीक आ चुकी है और इसे हम अच्छे से तैयार करेंगे। चलिए एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर, सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। तो एग्रीकल्चर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? परिभाषा कोई नहीं पूछता। कृषि संस्कृत भाषा का शब्द है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से उठाएगा। कृषि किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि इंग्लिश में अगर एग्रीकल्चर दे दे तो एग्रीकल्चर है वो लेटिन भाषा का शब्द है और ये एग्रा या एगर या कल्चरा से बना हुआ है। एगर या कल्चरा से बना हुआ है, जिसमें एगर का अर्थ है मृदा भूमि और कल्चरा का अर्थ है जुताई। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा गौर कर लेना। एग्री का अर्थ है मृदा अथवा भूमि और कल्चरा का अर्थ है जुताई यानी उगाना। ठीक है। इसके बाद एग्रीकल्चर की एक शाखा है एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान या फसल शास्त्र है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एग्रोनॉमी की परिभाषा नहीं पूछी जाएगी। ऑप्शनल टाइप अपना एग्जाम होगा तो उसमें परिभाषा नहीं पूछी जाएगी। कृषि विज्ञान की फिर भी हम पढ़ लेते हैं। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें खेत के प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है, सस्य विज्ञान कहलाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है भैया, एग्रोनॉमी है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। एक बार फिर से, लेटिन भाषा का एग्रीकल्चर शब्द है और एग्रोनॉमी है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। कृषि संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है। एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है जो एग्रोस और नोमोस से मिलकर बना हुआ है। एग्रोस का अर्थ है खेत और नोमोस का अर्थ है प्रबंधन, यानी खेत का जो प्रबंधन है वो सस्य विज्ञान कहलाता है, यानी एग्रोनॉमी कहलाता है। इसके बाद फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर डेक्रेसन जी। पीटर डेक्रेसन जी, इनकी पुस्तक है ये, आप्यूस रूरेलियम डेमोड्रम डेमोड्रम आप्यूस रूरेलियम डेमोड्रम। ठीक है। इसको आप आप्यूस रूरेलियम डेमोड्रम, ये तो आपको रट्टे ही मारना पड़ेगा भैया। इसके बाद फसल क्या है? फसल यानी क्रॉप, भूमि की तैयारी करके उगाए जाने वाले पौधों का जो समूह है वो किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति करता हो उसे फसल कहते हैं। ठीक है। अब टाइप ऑफ नहीं क्लासिफिकेशन करते हैं क्रॉप्स का। तो हमें पता है एक तो खरीफ की हो गई, एक रबी की हो गई और एक जायद की हो गई। तीनों ही हमें पता है, लेकिन कुछ ऐसी फसलें हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मक्का की। मक्का है वो खरीफ और रबी दोनों में उगाई जाती है। ठीक है। और चारे के लिए जायद में भी उगाई जाती है भारत में। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है। लेकिन उसके अलावा हम पढ़ लेते हैं, खरीफ की जो फसलें होती हैं उनकी बुआई का समय जून जुलाई होता है और रबी की जो फसलें होती हैं उनकी बुआई का समय अक्टूबर नवंबर होता है। ठीक है। और मार्च अप्रैल में हम सब्जियां ज्यादा लगाते हैं। तो लगभग जायद की फसलें हैं उनका जो बुआई का समय है वो मार्च अप्रैल होता है। तीनों ही ध्यान में रखनी है। इसके बाद हमने ऐसी फसलें जो नहीं देखी है उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जैसे लोबिया, गंवार, ढेंचा, सोयाबीन, कपास, सनई, मूंग, उड़द, तिल, अरहर। ये याद रखना भाई, उड़द और अरहर ये खरीफ में आती है। इसके बाद तिल, ज्वार, बाजरा, धान, मूंगफली और मोठ। अगर सिंपल पूछेगा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, अगर वो क्वेश्चन पूछता है आसान तो वो यहां से नहीं पूछेगा इनसे। अगर उसको लगता है थोड़ा सा हार्ड करते हैं तो वो डायरेक्ट पूछ लेगा खरीफ की फसल में से निम्नलिखित में से नहीं है। तो मूंग, उड़द, अरहर, तिल, इनको ध्यान में रखना भाई। बाकी तो आप मुझे पता है कर लोगे। नेक्स्ट बात करें रवि की। तो रवि की बात करते हैं। रवि बुआई का समय अक्टूबर नवंबर बता दिया। इसके बाद रवि में अपने ध्यान रखना, चना और सरसों को एक साथ बोते हैं, इसके साथ गेहूं एक साथ। ठीक है। इसके साथ हमें खाने को मिलता है आलू और मटर। अभी जो रबी का सीजन चल रहा है तो चना और सरसों और आलू मटर हम खाते हैं, और गेहूं अभी चल ही रहा है। इसके बाद गेहूं, जौ और जई, ये दोनों साथ में कर लेता। अभी चुकंदर का टाइम है, चुकंदर चल रहा है, गाजर के साथ चुकंदर आ रहा है देखना। और इसके बाद अलसी, लाही, रिजका, तंबाकू, कुसुम। ये याद करना है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछेगा पूछेगा तो। ठीक है। इसके अलावा नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि ये आसान हो जाता है, इसको थोड़ा सा टफ बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जायद की। जायद में लगभग जायद में तरबूज, खरबूजा, ककड़ी वाले को डाल देना। ठीक है। तो इसमें देखिए, यहाँ पे तरबूज खरबूजा आ गया। इसके बाद चरी वाली, जैसे मक्का की चरी है, ज्वार की चरी है, तो ये जो चराई वाली फसलें हैं इनको डाल देना इसमें।
जायद में। और मूंग व उड़द का ध्यान रखना भाई, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगेगा, ये रहा उड़द, ये रहा उड़द, और यहाँ पे भी आपको उड़द दिखेगा। इसके पीछे रीजन है, मैं बताता हूँ क्या रीजन है। कि जब जून जुलाई में हम इन फसलों की, जैसे सोयाबीन, ढेंचा, कपास, सनई, इनकी वो करते हैं ना, बुआई करते हैं, तो उसके बाद उससे पहले हम उड़द और मूंग के लिए हम हरी खाद का यूज कर सकते हैं। तो इनको जायद की ऋतु में उगाकर ही हम हरी खाद के रूप में काम में लेते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आर्थिक आधार पर फसलों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? आर्थिक आधार पर। तो आर्थिक आधार पर बात करें तो अनाज वाली फसलें, अपने सिलेबस में अनाज वाली फसलें हैं। तो गेहूं है, धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है और जौ है। ये तो अपने सिलेबस में है ना, तो इनको आप ध्यान में रखना। इसके बाद ये ध्यान में रखना है, रागी कई बार पूछा जा चुका है, निम्नलिखित में से अनाज वाली फसलें हैं, तो रागी ऑप्शन में मिलता है, तो रागी का थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद दलहनी, जिनकी दालें बनती है और दालों में प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है, तो प्रमुख स्रोत माना जाता है। उदाहरण के लिए चना, मटर, मसूर, अरहर, उड़द, लोबिया और कुल्थी और राजमा। देखिए दालों में आप राजमा थोड़ा ध्यान रखना, पूछ लेगा। इसके बाद तिलहन की बात करें, जिनसे ऑयल सीड्स, जो मतलब तेलीय तेल निकला जाता है, यानी वसा होगी उसमें, तो प्रमुख वसा का स्रोत होगा। तो तेल में सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, तिल, नाइजर, अलसी, सूरजमुखी, कुसुम, अरंडी, नारियल और सरसों वर्गीय हो गया या ऑयल पाम। इन चीजों का आप ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करते हैं शर्करा वाली फसल यानी शुगर क्रॉप के बारे में। शुगर क्रॉप में आप गन्ना, चुकंदर, शुगर पाम और ज्वार की मीठी फसलें, इनको भी आप ध्यान में रखना। इसके बाद रेशे वाली फसलें, अपने कपास है, जूट है, सनई है, ढेंचा है और नारियल है, थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद बांस और केला, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। केला अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा ध्यान रखना। चारे वाली फसलों की बात करें तो चारे वाली फसलों में रिजका, बरसीम, गंवार, लोबिया, मक्का चरी, ज्वार चरी, ठीक है। इसके बाद मसाले वाली लौंग, इलायची, काली मिर्च, तो ये आप ध्यान कर लोगे। अब जैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है रंग वाली फसलें, तो नीला, नील और कुसुम, तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखना। इसके बाद औषधीय फसलों की बात करें तो औषधीय फसलों में अपने इसबगोल, सर्पगंधा, तुलसी, पुदीना, अश्वगंधा, गिलोय, सफेद मूसली, ये चीजें ध्यान रखना। इसके बाद उदीपक, उदीपक फसलें, जैसे मतलब जिनमें कैफीन की मात्रा होती है, यानी थोड़ा बहुत नशा होता है, चाय, कॉफी, अफीम, धतूरा, तंबाकू, भांग, ठीक है। इसके बाद कुल के आधार पर हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। ओके, कुल के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेमिनी। ग्रेमिनी अर्थात पोएसी, ग्रेमिनी को ही पोएसी कहा जाता है। आप इसमें, जैसे आप गेहूं के पत्तों को देखा है ना, उस तरह के जितने भी पत्ते होते हैं वो सभी आते हैं किसमें? ग्रेमिनी में, यानी पोएसी में। और लगभग संकरी पत्तियां होती है और लगभग एक बीजपत्री होते हैं। और ध्यान रहे, चावल को छोड़कर सब में कल्ले फूटते हैं, ठीक है। सब में क्या होता है? कल्ले फूटते हैं। तो हम उदाहरण की बात करें तो सभी अनाज वाली जो फसलें होती है ना, जिनकी संकरी पत्तियां होती हैं, तो वो। और इसके बाद जैसे अनाज वाली में हम बात करें तो गेहूं हो गया संकरी पत्तियों में, और जवार हो गया और बाजरा हो गया। इसके बाद संकरी पत्तियां जैसे ग्रेमिनी की बात करें तो ग्रेमिनी में अपना गन्ना आ जाएगा, क्योंकि गन्ने का जो आप देखोगे पत्ती, तो वो लगभग बाजरे के समान होती है। बांस की पत्तियां भी ऐसी होती है, कांस, नेपियर घास, नेपियर घास की पत्तियां ऐसी होती है, अंजन घास। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। इनमें लॉजिंग की समस्या पाई जाती है, ध्यान रखना, लॉजिंग की समस्या पाई जाती है। कल्ले नहीं, कल्ले फूटते हैं, मैंने बताया, सिर्फ चावल को छोड़कर कल्ले फूटते हैं। और संकरी पत्तियां होती हैं और एक बीजपत्री होती हैं, ये भी ध्यान में रखना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लेग्यूमिनेसी, जिसे पेपिलियोनेसी कहा जाता है, और माइकोसाइडी या फेबेसी कहा जाता है। तो इसमें से ज्यादा जो मोटे मोटे नाम है, जो फेमस है, वो लेग्यूमिनेसी और फेबेसी ही मिलता है। उदाहरण के लिए लेग्यूमिनेसी में दालें आ जाती हैं, तो चना, मटर, मूंग, उड़द, अरहर, मसूर, चमड़ा, राजमा, मेथी, ध्यान रखना मेथी इंपॉर्टेंट है भाई, मेथी, मेथी ध्यान रखना। रिजका, बरसीम, सनई, ढेंचा, सोयाबीन और मूंगफली। आप सनई और ढेंचा का नाम सुन के आप ग्रेमिनी मत कर देना, बरसीम का, सनई, ढेंचा का नाम सुन के ग्रेमिनी मत कर देना भाई, लेग्यूमिनेसी में आता है। सोलेनेसी, सोलेनेसी में जो
वो सब्जियां आएगी जिनके बीज देखना आप, बीज एक जैसे होंगे, जैसे टमाटर के बीज और बैंगन के बीज और मिर्च के बीज, इनके बीज देखो आप एक जैसे होते हैं, लगभग एक जैसे होते हैं। मैं ये नहीं कहता 100% एक जैसे मिलते हैं। टमाटर के बीज को देखना और हरी मिर्च के बीज को देखना, दोनों एक जैसे होंगे। और उधरी बैंगन के बीज को देखना, तो इनका मतलब लगभग साइज सेम होता है, तो और थोड़ा कलर भी सेम होता है, और लगभग ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन सेम ही होता है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं आलू। सोलेनेसी में आलू, तमाकू, अश्वगंधा, धतूरा, इन तीनों को ध्यान में रखना। और टमाटर, बैंगन, मिर्च, ये तीनों देखिए आलू अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी अपने को ध्यान में रखना है। टमाटर, बैंगन और मिर्च, इनको भी ध्यान में रखना है। इसके बाद मालवेसी। मालवेसी में हमें देखना, थोड़ा सा आप ध्यान रखना, कपास के साथ हमें देखो, कपास के जो खेत होता है उसके चारों तरफ हम सुरक्षा दीवार के रूप में किसे लगाते हैं, भिंडी को लगाते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। तो भिंडी और कपास है वो मालवेसी में आता है। और कपास के साथ देखिए रेशे वाली फसलें यानी जूट और पटसन दोनों यानी मेस्टा, ये भी मालवेसी में आएंगी। और गुड़हल है, ये मालवेसी में आएगा। अब दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, जैसे गुलदावदी, एक तो गुलदावदी, गुलदावदी आता है कंपोजिटी में, और गुड़हल है वो आता है किसमें, मालवेसी में। इसके बाद पढ़ते हैं कंपोजिटी। कंपोजिटी एस्टरेसी, देखिए कंपोजिटी में जितने भी फूल हैं वो आप डाल दीजिए। एक से देखिए, सूर्यमुखी, सूरजमुखी, कुसुम, गेंदा, रामतिल, नाइजर और गुलदावदी। गुड़हल को ध्यान में रखना, मालवेसी में आते हैं, और बाकी है वो कंपोजिटी में डाल देंगे। इसके बाद कंपोजिटी या एस्ट्रेसी है वो पुष्पीय पादपों का सबसे बड़ा कुल है, इंपॉर्टेंट है। पुष्पीय पादपों का सबसे बड़ा कुल वो है कंपोजिटी, ठीक है। इसके बाद ब्रेसिकेसिया कुरेसिफेरी, इसमें सरसों वाली जितने भी फसलें हैं उनको डाल दीजिए, जैसे सलजम, मूली, इनके पत्ते देखो सेम सेम होते हैं, तोरियां और राई, सरसों, भूरी सरसों, पीली सरसों, सरसों, मूली, सलजम, ठीक है। ये चीजें अपने आ जाती है ब्रेसिकेसिया कुरेसिफेरी में, ठीक है। दोनों ही ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करें कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी की बात करें तो कद्दू, लौकी। अब देखिए आप शेप देखिए, शेप देखिए पहले, कद्दू की शेप कैसी होती है, लौकी की कैसी होती है, उसी के अधिकार उसी के हिसाब से हम बात कर लेते हैं। तो कद्दू और लौकी। इसके बाद करेले की शेप देखिए, तोरई यानी तीखी, और तोरई, और टिंडा, परवल, तरबूज, खरबूजा की ध्यान रखें कुकुरबिटेसी में आता है। और इसके बाद हम चिनोपोडियसी यानी एमरेथेसी में चुकंदर, पालक और बथुआ, चिनोपोडियम एल्बम। देखिए चिनोपोडियसी है तो हम बथुआ का जो बोटनिकल नाम है वो है चिनोपोडियम एल्बम, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान इसको भी रखना। इसके बाद एम्बेलीफेरी या एपीएससी में धनिया, जीरा, सौंफ, अजवाइन और गाजर को इसमें डाला है, भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, गाजर को इसमें डाला है, ठीक है। नेक्स्ट पेडलियसी। पेडलियसी में तिल आएगा, और टीलियसी में फालसा, और टीनियसी में अलसी, और यूफोरबियसी में, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, यूफोरबियसी आप अच्छे से ध्यान रखना यूफोरबियसी को। यूफोरबियसी में आएगा अरंडी, आंवला और रतनजोत, अरंडी, आंवला और रतनजोत, ये तीनों ध्यान में रखना। इसके बाद एक बार थोड़ा सा अपने रिवीजन मार लेते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। ज्यादा नहीं, ऊपर वाला तो हम वो तो कर ही लेंगे, रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, उसके आधार पे तो कर लेंगे। लेकिन अनाज वाली फसलें जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, दलहनी फसलों में प्रोटीन ज्यादा होता है, और तिलहनी फसलों में वसा ज्यादा होती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद रेशे वाली फसलें कौन कौन सी, कपास, जूट, स्नेही, ढेंचा और नारियल, ये ध्यान रखना, बांस और केला। और चारे वाली की बात करें तो रिजका, बरसीम, गंवार, लोबिया, मक्का, चरी, चरी, जवार। इसके बाद नेपियर घास भी आ जाएगा बीच में। इसके बाद मसाले वाली लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये आपको पता है। रंग वाली हो जाएगी नील कुसुम। औषधीय की बात करें तो तुलसी, पुदीना, अश्वगंधा, गिलोय, सफेद मूसली, इसबगोल और सर्पगंधा। उदीपक की बात करें यानी नशीली तो चाय, कॉफी, अफीम, धतूरा, तंबाकू, भांग। ग्रेमिनी की बात करें तो ग्रेमिनी में लगभग एक बीजपत्री, संकरी पत्ती वाले सभी अनाज वाली फसलें आएंगी, उसके साथ ही गन्ना, बांस, घास, नेपियर घास और अंजन घास आ जाएगा। ध्यान रहे इसमें किस किस समस्या नहीं समस्या पाई जाती है, इसमें लॉजिंग की समस्या पाई जाती है। इसके बाद लेग्यूमिनेसी की बात करें तो लेग्यूमिनेसी में लगभग दालें आ जाएगी,
और सोलेनेसी की बात करें तो आलू को थोड़ा ध्यान में रखना। उसके बाद इनके तीनों के जो टमाटर, बैंगन और मिर्च है, इनके बीज सेम सेम होते हैं, आपको बताया था। और तंबाकू, अश्वगंधा और धतूरा, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद मालवेसी की बात करें तो मालवेसी में हमने ये पढ़ा था भाई कि गुड़हल को थोड़ा ध्यान में रखना, मालवेसी में आता है। कंपोजिटी की बात करें तो कंपोजिटी में थोड़ा गुलदावदी को ध्यान रखना, और कंपोजिटी अपुष्पीय पादों का सबसे बड़ा क्या है, कुल माना जाता है। इसके बाद कुकुरबिटेसी में कद्दू, लौकी और चिनोपोडियम, ये चिनोपोडियेसी में अपना बथुआ ध्यान रखना, चिनोपोडियम एल्बम। और चुकंदर और पालक, देखिए बथुए की और पालक की एक जैसी सी शेप होती है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद यूफोरबिएसी, ये थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूफोरबिएसी इंपॉर्टेंट है। अरंडी, आंवला और रतनजोत। इसके अलावा विशेष उपयोग के आधार पर जो अपनी फसलें हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। देखिए आपको यूट्यूब पर बहुत सी क्लासें मिल जाएगी, और उसमें टीचर है वो आराम से आपको पढ़ा देंगे, लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने को अच्छे से देखिए 15 मिनट में हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। और मैं मानता हूं कि अगर आप इस वीडियो को एक बार और देखोगे तो पूरा 100% आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि अभी जब हम एक बार वीडियो को देखते हैं तो वो तकरीबन कम से कम 70% तक दिमाग में सेट होता है। नेक्स्ट, विशेष उपयोग के आधार पर, विशेष उपयोग के आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं किस किन का, फसलों का। इसके बाद नकदी फसलें और रोकड़ फसलें। नकदी फसलें वे हैं जिन्हें सिर्फ मतलब जल्दी से, होता यह है कि तुरंत बेचकर लाभ कमाया जा सकता है, यानी सीधे बाजार में तुरंत बेचकर लाभ कमाया जा सकता है। जैसे कि भंडारण में, भंडारण उनका कर ही नहीं सकते। जैसे गन्ने का भंडारण करेंगे तो वो क्या करेगा भाई, वो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी नमी है वो कम हो जाएगी और उसमें रस नहीं निकलेगा। उसके बाद कपास इंपॉर्टेंट है। आजकल देखते हैं घरों में कपास है, उसको स्टोरेज कर लेते हैं, लेकिन स्टोरेज नहीं करना चाहिए, वो हम आगे कपास पढ़ेंगे तब बताएंगे। आलू खराब हो जाएगा, तंबाकू है उसमें फंगस लग जाएगी, चाय है, चाय तुरता फुर्ती भाई हाथों हाथ करनी चाहिए, कॉफी, रबर, सब्जियां, फल, बेबीकॉर्न और मशरूम, मशरूम तो बहुत ही ज्यादा भाई। इन जो फसलों को हम क्या है स्टोरेज नहीं कर सकते, और इनको हाथों हाथ मतलब सीधे बाजार में बेचकर तुरंत लाभ कमाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आकस्मिक या ग्राह्य फसल या आपदा फसल। आपदा फसल ऐसे है कि वो फसलें होती हैं जिन्हें दो मुख्य मौसमों के मध्यांतर में उगाई जा सकती हैं। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जायद की फसल में भी हम उनको उगा सकते हैं, जैसे मूंग और उड़द और तोरियां, लाही, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यदि किसी कारणवश हमारी मुख्य फसल नष्ट हो जाए तो अगली फसल की बुवाई के कुछ समय शेष रह जाए, मतलब पहली तो फसल है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है और कम समय बचा है कि हम अगली फसल है उसको लें, तो उसके बीच में हम क्या करेंगे, इन आकस्मिक यानी ग्राह्य फसल या आपदा फसल को उगा सकते हैं। तो दो फसलों की भरपाई के लिए जैसे तोरियां उगा देंगे, मूंग उगा देंगे, उड़द उगा देंगे, क्योंकि इनमें टाइम कम लगता है। इसके बाद मृदा आरक्षक फसलें। मृदा आरक्षण वे फसलें होती हैं जो मृदा का क्षरण को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो इसमें जो ऊपर वाले मूंग, उड़द और तोरियां, लाही है, सेम का सेम चिपका देना आप, ठीक है। मृदा आरक्षक फसलें में सेम मुख्यतः मृदा क्षरण से कृषि क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे मूंग, उड़द, सोयाबीन और लोबिया, ठीक है। इसके बाद मृदा क्षरण को बढ़ावा देने वाली फसलें। तो मृदा क्षरण को बढ़ावा, इसमें आपको पता लग गया कि मृदा क्षरण है उससे ग्रसित क्षेत्रों में मूंग, उड़द और सोयाबीन, लोबिया उगाएंगे। और मृदा क्षरण को बढ़ावा देने वाली जो फसलें होती हैं वो मक्का, कपास, तंबाकू, अरहर होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब है ट्रैप। ट्रैप यानी फंदा, फंदे वाली फसलें यानी ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप वो होती है जैसे मुख्य फसल है, कोई मुख्य फसल जैसे अपनी कपास की मुख्य फसल है, तो उसके चारों ओर हम भिंडी लगा देंगे। तो जो मुख्य फसल में जो पड़ने वाला, जैसे हमने कपास के जो क्या कहते हैं, कपास मतलब पौधों पर जब कपास है उसके टिंडे हैं वो खिलते हैं, तो हम देखते हैं कि उनमें लाल लाल जो कीट होते हैं वो बहुत सारे हो जाते हैं। तो उनकी समस्या को दूर करने के लिए हम कपास के चारों तरफ यानी खेत के चारों तरफ हम क्या लगा देंगे, भिंडी लगा देंगे। ध्यान रखें कपास और भिंडी एक ही कुल के हैं, इसीलिए लगाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, देखिए कपास के चारों ओर भिंडी लगाना, तो लाल कीट के प्रकोप से हम बच सकते हैं। और लाल कीट के लिए भिंडी है वो किसका काम करेगी,
ट्रैप क्रॉप का काम करेगी, इसको अच्छे से समझना, बहुत ही अच्छा है ये। फिर चने में अरहर और चने में सुंडी हो जाए तो क्या लगाएंगे, चने में अरहर लगाएंगे। अगर चने में सुंडी हो तो सुंडी से बचाव यानी हेलिकोवर्पा से बचाव के लिए हम चने में अरहर लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद पत्ता गोभी, पत्ता गोभी जहां पर हो वहां सरसों लगा देनी चाहिए, तो डीबीएम से हम छुटकारा पा सकते हैं। और अगर टमाटर के साथ हमने गेंदे लगा दिए तो निमेटोड है, उससे छुटकारा मिलता है। तो ये क्रॉप फसलें हैं, जो नहीं टेल क्रॉप है, टेल क्रॉप है, थोड़ा सा ध्यान रखना इसके बारे में, ट्रैप क्रॉप के बारे में। इसके बाद सूचक फसल यानी इंडिकेटर क्रॉप। इंडिकेटर क्रॉप वे फसलें जो पानी और आवश्यक पोषकों की कमी के लक्षणों को अन्य फसलों की तुलना में शीघ्रता से प्रदर्शित करती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, देखिए सूचक पौधे, डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन पूछेगा कि नाइट्रोजन की सूचक फसल कौन सी है, या नाइट्रोजन की सूचक सब्जी कौन सी है। सूचक सब्जी, सूचक फसल का मतलब ये है कि पानी और पोषक तत्वों की कमी है, वो जल्दी प्रदर्शित करती है, वो बता देती है कि हाँ मेरे अंदर ये चीजों की कमी है। जैसे नाइट्रोजन की कमी के लिए गोभी और मक्का, अगर गोभी और मक्का में नाइट्रोजन की कमी होगी तो बहुत ही जल्दी ये गोभी और मक्का प्रदर्शित कर देते हैं कि हमारे अंदर नाइट्रोजन की कमी है। फास्फोरस के लिए सरसों और मक्का, पोटेशियम आलू, सोडियम चुकंदर, कैल्शियम गेहूं, जिंक के लिए धान। इसमें देखिए आपको, क्योंकि इसमें धान और मक्का है, इसमें खेरा रोग हो जाता है जिंक की कमी से, ठीक है। इसके बाद लोहे के लिए जमार, सल्फर के लिए राया, और ये ब्रोमेडिन और मोलिब्डेनम, दोनों ध्यान रखना, मोलिब्डेनम के लिए बर्शिम। तो अपने इनसे पूछा क्या क्या गया है, तो एक तो ये बरसीम वाला पूछा जा चुका है भाई, बहुत बार देखा है मैंने। और ये तीनों आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, तीनों कौन से, एनपीके, एनपीके, ठीक है। इसके बाद जिंक वाला आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यहां से मेरे को लगता है एक क्वेश्चन पक्का टपकेगा, यहां से एक क्वेश्चन पक्का टपकेगा। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखना, एक क्वेश्चन यहाँ से टपकने की संभावना है, तो इसको हम इंपॉर्टेंट दे देते हैं। नेक्स्ट, शिकारी फसलें। शिकारी फसलें वे फसलें जो अत्यधिक घनी वृद्धि से खरपतवारों की जनसंख्या को कम कर देते हैं, तो ऐसी फसलें यानी प्रे फसलें कहलाते हैं या समोत्तर फसलें कहलाते हैं। तो इनमें आप देखिए बरसीम है वो अपनी हाइट को है ना ज्यादा बढ़ा देगा, और तो उसके साथ जो खरपतवार होते हैं उनके पुष्पन और बीज निर्माण की अवस्था तक नहीं आ पाते और वो खत्म हो जाते हैं। इसके बाद नाभी फसलें यानी हब क्रॉप की बात करें तो कुछ फसलें किसी स्थान विशेष की पर अन्य फसलों की तुलना में अधिक लाभ देती है, तो उसे हम हब क्रॉप कहते हैं। जैसे शहर के निकट सब्जियां लगाएंगे तो शहर में सब्जियां ज्यादा बिकेगी, शुगर मिल के पास गन्ना होगा तो गन्ना वहीं से उठा लेंगे शुगर मिल वाले, चिप्स फैक्ट्री के पास आलू लगाना, और जिनिंग मिल के पास कपास कपास की खेती करना, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। तो फसलें हैं वो तीन टाइप से होती है जीवन चक्र के आधार पर, एक तो एनुअल और बिगनिंग और अपने प्री एनुअल, तो यानी एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। तो इनकी हम बात करें तो एक वर्षीय जो एक वर्ष में पूरा करती है, जैसे गेहूं हो गया। देखिए एक वर्ष का मतलब है अपने 6 महीने, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। एक वर्ष का मतलब है अपने 6 महीने, ठीक है, और द्विवर्ष का मतलब है पूरा साल, ठीक। प्याज, चुकंदर, गाजर, फूलगोभी, आलू, काशनी, बरसीम द्विवर्षीय है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक वर्षीय की बात करें तो गेहूं, जौ, मक्का, चना। और बहुवर्षीय की बात करें तो 2 वर्ष से अधिक समय में पूर्ण करती है, जैसे उद्यानिकी फसलें, उद्यानिकी मतलब उद्यान में लगाई जाने वाली फसलें, अरहर, देसी कपास, गन्ना, रिजका या नेपियर घास, ठीक। थोड़ा सा आप इसको अच्छे से पढ़ना, इस चीज को मैं अच्छे से बता दूंगा, बिल्कुल अच्छे से बता दूंगा कि C4 C3 और कैम पौधे क्या होते हैं। सीएम
पौधे यानी कैम पौधे पहले से अच्छे समझ लीजिए, जो सूखी जगह में अच्छे से लग जाएं, ठीक है, जिनके अंदर पानी के स्रोत भंडारण रहता हो, जैसे पाइनएप्पल और सीसेल और नागफनी, इनको आप ध्यान में रखिए। पाइनएप्पल, सीसेल और नागफनी, इनमें क्या होता है, भंडारण अच्छे से रहता है पानी का। C3 पौधे वे होते हैं, सीधी सीधी बात बता देता हूं, C3 पौधे छोटे होंगे और C4 पौधे बड़े होंगे, डायरेक्ट यही है। जैसे C4 पौधे की बात करें तो मक्का, ज्वार, बाजरा और गन्ना, और अधिकतर खरपतवार है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, खरपतवार अधिकतर हैं वो C4 पौधे में आएंगे। अब देखिए गन्ने की हाइट देखिए, मक्के की हाइट देखिए, बाजरे की हाइट देखिए और ज्वार की हाइट देखिए, चारों की हाइट सेम होती है लगभग, तो पूरी हाइट लेने वाला है वो C4 में जाएगा, अन्यथा C3 में लगभग ग्रेमिनी कुल के आ जाएंगे, जैसे गेहूं, धान, जौ, समझ रहे हैं ना आप, हाइट नहीं है इनकी, और तिलहनी और दलहनी की ज्यादा हाइट नहीं होती। लेकिन ध्यान रखना, आप यहाँ पर तिल आ जाए तो तिल को आप C4 में मत टेक देना, C3 में ही आएगा। C4 में मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना और अधिकतर खरपतवार ही आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब है प्रकाश प्रदीप्ता के आधार पर, ये भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर फल हर सब्जी के अंदर ये आएगा, हर क्रॉप के अंदर इसे बताया जाएगा। पहली बात तो ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला, कि प्रकाश दीप्ति कालिता का सिद्धांत किसने दिया, तो एलार्ड और गार्डन ने दिया, एलार्ड और गार्डन ने दिया। अब हम बात कर लेते हैं पहले शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, और आईडीपी या एमडीपी भी लिखा होता है, मिडल यानी मध्य दिवस प्रभावी, और ये होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, यानी दिन या दिवस निष्प्रभावी पौधे। तो इन पे एक एक चीज को पढ़ते हैं अच्छे से। ये तो है 12 घंटे से क्या होगा, इनका कम होगा, और इनका होगा 12 घंटे से अधिक, और इनका होगा लगभग 12 घंटे तक, यानी प्रकाश लेने की जो क्षमता है। और ये वो पौधे होंगे जिन पर प्रकाश का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे उनको 2 घंटे मिल जाओ या 24 घंटे मिल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लगभग इसमें आप ध्यान रखना, पहले में खरीफ की जितनी भी फसल है ना, जितनी भी खरीफ की फसल है, क्योंकि खरीफ में क्या होता है, खरीफ की फसल होती है उनको हम जब लगाते हैं तो सर्दी में लगाते हैं और धूप कम मिलती है, तो खरीफ की जो फसल है वो एसडीपी के अंतर्गत आएगी लगभग। और दीर्घ यानी ज्यादा चाहिए तो रबी वाली फसलों को ज्यादा चाहिए। देखिए हम गेहूं की कटाई करते हैं तो लगभग 13 घंटे तक धूप चली जाती है, तो यानी इनको 12 घंटे से ज्यादा क्या चाहिए, 12 घंटे से ज्यादा धूप चाहिए, तो इनमें गेहूं जो रबी की लगभग फसलें आ जाएगी, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद मध्य में एक ही याद रखना आप, गन्ना, मध्य में गन्ना याद रखना। और इसके बाद हम बात करें निष्प्रभावी, तो निष्प्रभावी में अपना एक याद रखना, सूरजमुखी, सूरजमुखी, ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है, इसके अलावा नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है प्रागण के आधार पर, मैं बहुत सा यहीं पे आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं ताकि आगे अपनी समस्या न हो। आगे हम डेली की 2 वीडियो डालेंगे, 2 वीडियो में 2 क्रॉप्स आएंगी, और इधर हम बात करें हॉर्टिकल्चर में तो हॉर्टिकल्चर में 1 वीडियो डालेंगे, और एग्रोनॉमी की 2 वीडियो होगी, और साथ में एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री की भी 1 वीडियो डालेंगे, और एनिमल हस्बेंड्री को तो अच्छे से रटवा दूंगा भाई मैं। इसके बाद में आगे आएगा प्रागण के आधार पर, यानी इसमें 100 प्रागण होता है या पर प्रागण होता है। देखिए इसके 100 प्रागण यानी सेल्फ पोलिनेशन है, इसमें भी अपने 4 टाइप पढ़ते हैं, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमें 100 प्रागण क्या होती है, 100 प्रागण वे होते हैं जो खुद प्रागण कर ले, और दूसरों पर परागित होती है, दूसरों पर आश्रित, ठीक है। तो 100 प्रागण जैसे गेहूं, धान, जौ, मूंगफली, सोयाबीन, चना, मूंग, मटर, ये 100 परागित फसलें हैं। और पर परागण फसलें, पर परागित फसलें की बात करें तो मक्का, बाजरा, सूरजमुखी, कुसुम, अरंडी, चुकंदर, गाजर, फूलगोभी, ये पर परागित है। और एक होता है बहुधा पर परागित फसलें, यानी दोनों फसलें होती है लेकिन सेम में करती है, तो कपास, ज्वार, अरहर, बैंगन, मिर्च, ये जो है ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, इनके बारे में मैं स्पेशल एक छोटी वीडियो डाल दूंगा, या फिर मैं इसी वीडियो के लास्ट में बताता हूं आपको कि ये तीनों चीजें कैसे काम करती है। इसके बाद हार्वेस्ट इंडेक्स यानी कटाई सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट है भाई,
कटाई सूचकांक। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये अवधारणा दी थी, वो थी डोनाल्ड ने। किसने दी? डोनाल्ड ने। दलहनी फसलों की कटाई सूचकांक सबसे कम होती है, इंपॉर्टेंट है, सबसे कम। और दलहनी फसलों में अरहर की सबसे कम होती है 19% ही। ठीक है। और सबसे ज्यादा शोषक की बात करते हैं कि इसमें कटाई सूचकांक कितना है, तो 19% सबसे कम होती है अरहर की, और सबसे ज्यादा ज्यादा होती है चारे वाली फसलों की, और आलू की होती है 82%। लेकिन इंपॉर्टेंट अपनी क्या है? सबसे ज्यादा चारे वाली फसलों की और सबसे कम अरहर की, बस इतना ही ध्यान रखना है, फालतू नहीं। अपने को इंजीनियर नहीं बनना फालतू का, टीचर नहीं बनना है, एक अच्छी जॉब चाहिए बस। इसके बाद नेक्स्ट है अपनी जूमिंग। जूमिंग यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जूमिंग खेती। शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी शिफ्ट करना, दूसरी जगह शिफ्ट करना। तो खेती के इस तरीके को किसी स्थान से जंगलों को काटकर जलाकर कुछ वर्षों यानी 4-5 साल तक किसी जंगल के कुछ भाग को अच्छे से साफ करके उस पर खेती करते हैं। उसके बाद उसकी उर्वरा क्षमता है वो कम हो जाती है, और फिर हम दोबारा यही प्रक्रिया किसी दूसरी जगह करके नई जगह खेती करते हैं। ठीक है। इसे झूम खेती, काटना व जलाना, या बुश फैलो, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक नागालैंड में की जाती है भाई, और राजस्थान की बात करें तो सर्वाधिक बांसवाड़ा वाली क्षेत्र में की जाती है। ठीक है, दोनों ही अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है क्योंकि मृदाक्षरण को बढ़ावा देती है, और राजस्थान में इसे वालरा कहा जाता है। ठीक है। और पर्यावरण के लिए हानिकारक कैसे? तो क्योंकि जंगलों की कटाई ज्यादा हो जाती है, तो उसके लिए पर्यावरण के लिए हानिकारक है। और साथ में इनको क्या है? जलाया जाता है। जलाने के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि क्या है? हानिकारक ज्यादा है। तो जैविक खेती की बात करें तो इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जैविक खेती है, उसके आधार पर ही अपने राजस्थान का जो प्रथम जैविक जिला है वो डूंगरपुर को घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो कृत्रिम संश्लेषण, रसायनों को रसायनों का प्रयोग ना करके हम जो खेती करते हैं उसे जैविक कृषि कहा जाता है। इसके बाद है समोच्च यानी कंटूर। तो कंटूर थोड़ा ध्यान रखना, पहाड़ी वाले क्षेत्रों में कंटूर सीढ़ीनुमा आकृति में काटकर खेतों पर जो कृषि की जाती है वो कंटूर कहलाती है। और ये सभी जो क्रियाएं हैं वो ढलान के विपरीत दिशा में की जाती है। थोड़ा सा इसको भी आप ध्यान में रखना। ठीक है। एक होता है दियारा खेती। अब देखिए, दियारा खेती और दियारा क्षेत्र दोनों में अंतर है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां वर्ष के एक निश्चित समय में पानी भरा रहता है उसे एक दियारा क्षेत्र कहा जाता है, और एक ऐसा क्षेत्र जहां पानी निकलने के बाद कृषि की जाती है। मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है, वहां पे एक वर्ष में बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया बारिश का, और वो धीरे धीरे सूख गया। तो जो वो क्षेत्र था वो जब सूखा तो उसके बाद वहां पे हमने कृषि कर ली, तो उसे हम दियारा खेती कहेंगे। और वो जो क्षेत्र था जो पानी से भरा हुआ था उसे दियारा क्षेत्र कहेंगे। ठीक है। जल जलमग्न और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जल निकालने के बाद जो खेती की जाती है, ठीक है, उसे भी हम दियारा खेती ही कहते हैं। जैसे तरबूज की खेती कर ली, खरबूजे की कर ली। ठीक है। उसके बाद अटूरा फार्मिंग, उटेरा फार्मिंग। उटेरा फार्मिंग यानी उटेरा खेती, वर्षा आधारित निचली भूमि की धान की अतिरिक्त नमी का प्रयोग करके जब धान की कटाई से पहले अलसी की अरे मोटा मोटी बात ये है कि हमने किसी मतलब नीचे की भूमि है, कोई गहरी भूमि है, उसमें हमने धान को बो दिया, और धान की कटाई से पहले ही हमने उसके जो पास वाला खेत है जो नीचे है उसे उसमें क्या किया? हमने अलसी की बुआई कर दी। तो इसे क्या कहेंगे हम? उटेरा या पायरा फसल के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद टोंगिया खेती। टोंगिया खेती है, यह पहाड़ों पर वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण से संबंधित है। थोड़ा ध्यान रखना, म्यांमार में प्रचलित है भाई। ठीक है। इसके बाद कृषित फसलें। कृषित फसलें वे भूमि को तैयार करके जो उगाई जाती है उन्हें कृषित फसलें कहते हैं। और ऊर्जा ऊर्जा में ऊर्जा खेती में आ जाए अपना बायोडीजल, या गन्ने से जैसे एथोनेल बना रहे एथेनॉल बना रहे हैं, और जेट्रोपा से हम बायोडीजल बना रहे हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएगी? ऊर्जा खेती के अंतर्गत आएगी। इसके बाद इंडियो टाइप यानी आदर्श प्रारूप। तो इसकी अवधारणा डोनाल्ड ने दी, इंपॉर्टेंट नहीं है। और एलिलोपैथी। एलिलोपैथी यानी हानिकारक जो प्रभाव पड़ता है एक फसल का दूसरी फसल पे, जैसे सूरजमुखी की जड़ों का प्रभाव है वो गेहूं की फसल पे पड़ता है, तो इसे एलिलियोपैथी कहते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट
एले फार्मिंग, एले फार्मिंग की बात करें तो वृक्षों की कतार के मध्य जो खाली जगह रह जाती है वहां पे हम अगर कृषि करते हैं तो उसे एले फार्मिंग कहते हैं। निर्वाह खेती यानी कमजोर आर्थिक दशा के कारण पारंपरिक विधियों का प्रयोग करके केवल परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो खेती की जाती है उसे निर्वाह खेती कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आकस्मिक खेती, मतलब अचानक से खेती करना। आकस्मिक यानी विपरीत वातावरण की परिस्थितियों में आंशिक उत्पादन कर और पारिवारिक आवश्यकताओं को पूर्ति करना, उसे आकस्मिक खेती कहते हैं। इसके बाद नर्स फसलें, नर्स फसलें वो होती है जैसे मतलब मुख्य फसल को सहायता के लिए उगाई जाती हो, जैसे हम जितने भी दलहनी फसलें हैं उनको उनकी हरी खाद के रूप में हम उपयोग करके मुख्य फसल को बढ़ावा देते हैं, तो उन्हें नर्स नर्स फसलें कहते हैं। इसके बाद तल कर्षण फसलें, वे फसलें दो अनाज वाली फसलों के साथ एक ही समय पर एक ही खेत में उगाए जाना, जैसे गेहूं और जौ उगा दिया, ज्वार और बाजरा उगा दिया, तो इसे क्या कहते हैं, तल कर्षण फसलें कहा जाता है। इसके बाद यह मृदा दृष्टिकोण की से हानिकारक है, भी इंपॉर्टेंट रखना। कुछ वर्षा आधारित, आपको पता ही है, हाइड्रोपोनिक्स यानी मृदा रहित जो खेती है वो हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। हाइड्रोपोनिक्स यानी पानी में ही उसकी जड़ें विकसित होती रहती हैं। फिर है वर्टिकल फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग यानी रास्तों व किनारों और दीवार के सारे ऊर्ध्वाधर रूप से पौधे उगाना, वर्टिकल फार्मिंग। रिमोट सेंसिंग यानी किसी वस्तु को छुए बिना जानकारी हासिल करना, रिमोट सेंसिंग। और इसके बाद इम्पोर्टेंट ये भी नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट, ये थोड़ा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ये कृषि के लिए एक अगर दृष्टिकोण है, समग्र दृष्टिकोण है, यानी फसल उत्पादन और सहायका उद्योग जैसे पशुपालन, मछली पालन, कृषि वानिकी आदि में ऐसा समायोजन करना जिसमें अधिकतम, मतलब मोटा मोटी है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग उसको कहते हैं कि साथ में पशुपालन कर लिया, मछली पालन भी कर लिया और कृषि वानिकी भी कर ली, और इन सभी से हमें क्या हो रहा है कि काम की थोड़ी बचत हो रही है, धन की भी थोड़ी बचत हो रही है और एक दूसरे पर आधारित हो गई। जैसे हमने क्या किया, मछली पालन कर लिया और मछली पालन के ऊपर हमने मुर्गी पालन भी कर लिया। जैसे एक तालाब है उसमें हमने क्या किया, ए, पानी के ऊपर और चार पिलरों पर हमने एक मकान बनाया और जिसमें नीचे जाली डालकर उसमें मुर्गियां रख दी, तो मुर्गियां अपना जो मतलब क्या है कि मल डालेगी वो पानी में गिरेगा, तो उनको मछलियां खा के अपना क्या है, जीवन निर्वाह कर सकती हैं। तो एक ही काम से दो हो रहे हैं, मुर्गी पालन भी हो रहा है और मछली पालन भी हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है यार, टेली फार्मिंग, मंगल ग्रह से मंगल ग्रह पर कृषि करना टेली फार्म टेरा फार्मिंग कहलाता है क्या यार, कहाँ से पूछेगा, कुछ भी बुक में डाल देते हैं। तो किस, ये इंपॉर्टेंट है, किस लेग्यूमिनेसी को भारत दलहन के रूप में नहीं उगाया जाता, इंपॉर्टेंट, अभी सोयाबीन को नहीं उगाया जाता दलहन के रूप में, ठीक है। इसके बाद मक्का में मैंने बताया था कल्ले नहीं फूटते, बाकी सभी लेग्यूमिनेसी में कल्ले फूटते हैं, यानी नॉन टेलरिंग क्रॉप है वो है मक्का, ठीक है। इसके बाद गन्ना, कुसुम, अरंडी, कपास गहरी जड़ वाली फसलें हैं, ठीक है। इसके बाद इनको मैं आगे पढ़ा दूंगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बासमती धान के 100 बीजों का भार 21 ग्राम है, ठीक है, थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट, अभी थोड़ा ध्यान रखना, पीछे आया था। मिट्टी के मूल गुण, उसकी बनावट, सोयल के, ये भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ये दोनों चीज, मिट्टी के जो कण होते हैं उसके आधार पर हम मिट्टी का वर्गीकरण करेंगे, क्योंकि मृदा का अपना एक बेसिक टॉपिक है, वो पूर्ण रूप से है। इसके बाद टाइप ऑफ फार्मिंग नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। मिश्रित खेती ये हमने पढ़ लिया था। शुष्क खेती हमें पता है क्या है। रेचिंग थोड़ा ध्यान में रखना, रेचिंग क्या है कि इसमें कोई फसल उत्पादन नहीं किया जाता, ठीक है, सिर्फ इससे इसमें प्राकृतिक पशु जो चारागाहों पर पशुओं को चराकर उनका जीवन यापन किया जाता है। विश्व स्तर पर ऑस्ट्रेलिया में प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया में जो डाउन्स घास के मैदान है उस क्षेत्र में यहाँ पे फसलों के बीज डाल दिए जाते हैं और चरने के लिए बस, ठीक है, पशु अपना निर्वाहन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत हाई लेवल दे रखा है अभी। हाँ, ये थोड़ा सा अपना इंपॉर्टेंट है, जो शस्य क्रम यानी क्रॉपिंग सिस्टम है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार फसल आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। कैसे, देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इनके टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले पहला ही अपना टाइप होता है वो है एकल सस्यन यानी मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग यानी एक संपूर्ण वर्ष में एक फसल उगाना, ठीक है। इसकी सॉरी, एकल, हाँ मोनोक्रॉपिंग। अब दोनों को ध्यान में रखना, मोनोक्रॉपिंग है तो एक संपूर्ण वर्ष में एक फसल उगाएंगे, और मोनोकल्चर है तो एक ही फसल को खेत में लगातार बार बार उगाना मोनोकल्चर कहलाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है।
मतलब 3-4 साल से एक ही फसल को बार बार उगा रहे हैं। मतलब गेहूं लगा दिया, उसके बाद गेहूं के बाद हमने क्या किया कि खरीफ में हमने क्या किया, बाजरा लगा दिया। तो वही दोहरा रहे हैं, गेहूं बाजरा गेहूं बाजरा गेहूं बाजरा गेहूं बाजरा, जैसे धान पेड़ी धान पेड़ी धान पेड़ी। तो ऐसे सेम ही हम अपना रहे हैं। ठीक है, जैसे धान के बाद धान लगा दी, धान के बाद धान लगा दी, जैसे धान धान धान, और गन्ने के बाद गन्ना गन्ना गन्ना, तो गन्ना पेड़ी गन्ना एक ही बात है। यानी गन्ने को काट के उसके टुकड़ों से हमने दोबारा गन्ने की फसल तैयार कर दी, गन्ना पेड़ी गन्ना। ठीक है, तो एक ही फसल को एक ही खेत में लगातार यानी बार बार उगाना उसे मोनोकल्चर कहते हैं। और एक वर्ष में एक फसल का उगाना उसे हम मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। दोनों ही ध्यान में रखना है। इसके बाद डबल क्रॉपिंग, तो एक वर्ष में हम 2 फसल ले लेंगे भी। ठीक है, बहु क्रॉपिंग, तो एक वर्ष में हम 3 या अधिक फसलें ले लेंगे। एक सब्जी लगा लेंगे, एक खरीफ की ले लेंगे, रबी की ले लेंगे, 3 फसल ले लेंगे। एक होता है सघन सस्यन, किसी खेत में अधिक सघनता के साथ फसलें उगाना। मतलब कि मान लीजिए हमें गेहूं की बुआई करनी है, तो हमने 1 हेक्टेयर में हमें चाहिए 100 किलो बीज। तो 100 किलो बीज की जगह हमने ले लिया कितना, 125 किलो बीज ले लिया, तो वो अधिक सघन सस्यन हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। विस्तृत खेती की बात करें, किसी फसल को एक बहुत बड़े भूभाग पर उगाना। मतलब 50 हेक्टेयर में हमने एक ही फसल को उगा रखा है, तो विस्तृत खेती। सस्य योजना ये गलत है भाई, ये छोड़ दो। इसके बाद ऑप्शन रहते हैं सस्य विज्ञान से परिचय के, जो ऑप्शन है हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। और ये हमने पढ़ा था, कल्चरा का अर्थ होता है जुताई करना। ठीक है, और उगाना या एक ही बात है। और इसके बाद खेत प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम सस्य विज्ञान कहते हैं। सस्य विज्ञान किस भाषा का शब्द है, ग्रीक का है। और ये हमने पढ़ा था, ये लैटिन भाषा का एग्रीकल्चर शब्द है। एग्रोस का अर्थ क्या है, एग्रोस का अर्थ है मृदा, खेत, भूमि यानी सभी। और नोमोस का अर्थ क्या है, तो प्रबंधन। तो ये थोड़ा सा हमने को ध्यान में रखना है। इधर हमने ये आपियोस रूरेलियम डेमोड्रम ये बुक पढ़ी थी, ये पीटर डेक्रेंशियन जी की है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ये एमसीक्यू है। हम जब अपना एग्जाम होगा तो हम 5-7 क्लास इकट्ठी लेंगे, तो पूरा जो एग्रोनॉमी का या हॉर्टिकल्चर का और एनिमल हस्बेंड्री का जितना भी एमसीक्यू है उसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल का मैं टॉपिक बता देता हूँ आपको, कल हम क्या पढ़ने वाले हैं। नहीं, इसके लिए तो हम एग्रोनॉमी की तो हम 2 क्लास डालेंगे ना। तो इसके लिए अपना जो सेकंड टॉपिक है वो है मौसम और जलवायु, क्योंकि एक संपूर्ण टॉपिक है वो जलवायु है। और इससे मेरे हिसाब से यहाँ से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, बस रटवाते जा रहे हैं रटवाते जा रहे हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस के आधार पे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अगली क्लास में। ओके, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।